हेलो दोस्तों, हमारे रेडियो चैनल स्टडी विद राजा साहब में आपका एक बार फिर से स्वागत है। लास्ट वीडियो में हमने वर्क एनर्जी एंड पावर का पार्ट 2 किया था, जिसमें हमने प्रत्यास्थ स्थितिज ऊर्जा के बारे में पढ़ा था। ठीक है, ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत भी पढ़ लिया था। अब इसमें हम टॉप 50 क्वेश्चन करेंगे, MCQ करेंगे। इसका हम पार्ट 1 में 25 क्वेश्चन करेंगे। ओके, सबसे पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। ओके, पहला क्वेश्चन है, ओके, किसी स्प्रिंग को S दूरी तक खींचने पर स्थितिज ऊर्जा 10 जूल है। इस स्प्रिंग को S दूरी तक और खींचने के लिए आवश्यक कार्य क्या है? ठीक है, तो जूल में हमें फाइंड करना है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि S दूरी तक खींचते हैं तब कितना कार्य है, तब उसमें स्थितिज ऊर्जा कितनी है, 10 जूल है। ठीक है, अब उसको हम S दूरी तक और खींचते हैं तब क्या होगा, इसमें देखते हैं क्या होता है कार्य या स्थितिज ऊर्जा। U = 1/2 kx²। अब यहाँ पर S दिया हुआ है तो S पुट कर देंगे, तब क्या हो जाएगा, 1/2 kS²। अब स्टार्टिंग में जब S दूरी तक खींचते हैं तब कितनी दी हुई है, 10 दी हुई है। ठीक है नहीं, तो 10 जूल = 1/2 kS²। ओके, इसको हमें याद रखना है। आगे देखेंगे इसमें S दूरी तक और खींचने के लिए। अब S दूरी तक और खींचने के लिए तब क्या होगा, तब यहाँ पर देखेंगे U = क्या होगा, लिमिट लेंगे यहाँ से S to 2S। ओके, kx × dx। तब ये कितना हो जाएगा, तब यहाँ पर लिखेंगे 1/2 kx²। लिमिट पुट करेंगे और लिमिट पुट करने के बाद में ये आ जाएगा 1/2 k। 2s पुट करेंगे तो कितना हो जाएगा, 4s² - s²। अब यहाँ पर आ गया 1/2 k मल्टीप्लाई 4 में से हम 1s माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा, 3s²। अब यहाँ पर हम देख सकते हैं 3 × 1/2 kS²। अब 1/2 kS² की वैल्यू हम यहाँ से पुट कर सकते हैं 10। कितना हो गया, 3 × 10। यहाँ पर आ गया आपका 30 जूल। ओके, तो 30 जूल इसका आंसर सही होगा, ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट होगा। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं। दो स्प्रिंग जिनके बल नियतांक K1 / K2 और K1 > K2, तब यहाँ पर देखेंगे क्या होगा, एक समान बल से खींची जाती है। जब बल एक समान है तब उसमें क्या होगा, इसको देखते हैं। ओके, अब F = क्या होता है, kx होता है। यहाँ पर हम K1 x1 लेंगे। अलग अलग स्प्रिंग है तो अलग अलग स्प्रिंग के लिए क्या होगा, K1 x1। ठीक है, बल नियतांक और विस्थापन भी अलग अलग होगा। ठीक है, अब यहाँ पर दिया हुआ है कि एक समान बल से खींचा जा रहा है। जब एक समान बल से खींचा जा रहा है तो बल एक समान होगा और इसके लिए हम लिखेंगे K2 x2। ठीक है, तब यहाँ से हम लिख सकते हैं x1/x2 = K2/K1। ठीक है नहीं, लिख सकते हैं। अब इसके बाद देखेंगे कि दोनों स्प्रिंगों में कोई कार्य नहीं होता है। ऑप्शन इसमें कौन सा करेक्ट होगा, इसमें हम चेक करते हैं। तो U1/U2 = 1/2 K1 x1² K2 x2²। ठीक है, वैल्यू पुट करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये कैंसिल कर सकते हैं 1/2। तब यहाँ पर K1 मल्टीप्लाई x1/x2 K1/K2 हो गया और यहाँ पर x1/x2। इसकी वैल्यू पुट कर सकते हैं तो K1/K2 मल्टीप्लाई x1/x2 की वैल्यू पुट कर सकते हैं। यहाँ पर हो गया K2/K1²। ठीक है नहीं, अब यहाँ से हम एक पावर कैंसिल कर सकते हैं यहाँ से। ठीक है, K1 के लिए, K2 के लिए एक पावर कैंसिल हो जाएगी तो ये आ गया K2/K1। यहाँ से क्या पता चला कि जो स्थितिज ऊर्जाएँ हैं
उनका अनुपात उनके बल नियतांकों के अनुपात के बराबर आ रहा है, ठीक है, बल्कि उनके इन्वर्स के अनुपात के बराबर आ रहा है। तो इन्वर्स है ये K2/K1। तो इसका मतलब ये हुआ कि दूसरी स्प्रिंग में अधिक कार्य होगा। तो ऑप्शन इसमें सी बिल्कुल करेक्ट होगा, ठीक है। इसको हम ऐसे भी कर सकते थे, U = होता है 1/2 kx²। अगर हम यहाँ पर F = kx पुट कर दें, यहाँ पर x की वैल्यू F/k, तब यहाँ पर आ जाएगा F²/2k, ठीक है, F²/2k। तो F जब दोनों में सेम है तो U किस पर डिपेंड करेगा, 1/k पर डिपेंड करेगा। हमें इतना लंबा करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। तब यहाँ पर हम डायरेक्ट कह सकते हैं कि जिसका बल नियतांक ज़्यादा होगा उसकी स्थितिज ऊर्जा कम होगी, और जिसका बल नियतांक कम होगा उसकी स्थितिज ऊर्जा ज़्यादा होगी, ठीक है। तो K1 ज़्यादा है, जब K1 ज़्यादा है तो उसकी स्थितिज ऊर्जा कम होगी और K2 की ज़्यादा होगी। तो ऑप्शन सी इसमें बिल्कुल करेक्ट होगा। ओके, अगला क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर, ठीक है, 10 Nm/m बल नियतांक के एक स्प्रिंग में प्रारंभिक खिंचाव दिया हुआ है 0.20 मीटर। तो खिंचाव को 0.25 मीटर करने में स्थितिज ऊर्जा में वृद्धि होगी। अब 0.25 करने में स्थितिज ऊर्जा में कितनी वृद्धि होगी, ठीक है, किसके बराबर होगी वृद्धि स्थितिज ऊर्जा में, ये कार्य में वृद्धि के बराबर होगी, ठीक है। नहीं तो हम यहाँ से कर सकते हैं इसको, ठीक है, जिस तरीके से निकालते थे W = क्या होता था। अब यहाँ पर 0.20 है तो 0.20 पुट कर देंगे। कहाँ तक जा रहा है, 0.25 तक, ठीक है, 0.25 तक। अब इसमें kx होता है इंटू dx होता है, ठीक है, ये वैल्यू हम फाइंड कर लेंगे। और यहाँ पर आ गया 1/2 kx², वैल्यू पुट कर देंगे 0.20 और 0.25, ठीक है। नहीं वैल्यू पुट करते हैं 1/2, k की वैल्यू यहाँ पर 10 Nm/m दी हुई है, मल्टीप्लाई x की जगह पुट करते हैं इसको, तो 0.25 स्क्वायर माइनस 0.20 स्क्वायर, ठीक है, 2 से डिवाइड कर सकते हैं, 2 5 आ गया, मल्टीप्लाई। अब इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 0.0625, 625 होता है 25 का स्क्वायर, माइनस इसमें लिखेंगे 0.0400, ठीक है। जब इनको हम माइनस कर लेंगे तो माइनस करने के बाद में ये आएगा 5 मल्टीप्लाई 225, ठीक है, 0.0225। अब 5 की मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, 5 5 × 25 हो गया, 5 2 × 10, 10 और 2 12 हो गया, 5 2 × 10, 10 और 1 11 हो गया, ठीक है। तब यहाँ पर कितना आ रहा है, ये सॉरी यहाँ पर लगाएंगे क्योंकि 4 डिजिट के बाद में लगा हुआ है, तो ये हो गया 0.1125। अब ये 0.1125 है, यहाँ पर दिया नहीं है ऑप्शन में, तो ऑप्शन में नहीं दिया तो 0.1 जूल यहाँ पर लिखेंगे, ठीक है। तो ऑप्शन यहाँ पर ए करेक्ट होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किसी स्प्रिंग की लंबाई 40 मिलीमीटर है, 10 न्यूटन का बल लगाने से इसकी लंबाई 1 मिलीमीटर बढ़ जाती है। स्प्रिंग को 40 मिलीमीटर खींचने में किया गया कार्य होगा। तो सबसे पहले हम देखेंगे यहाँ पर स्प्रिंग की लंबाई कितनी है, 40 मिलीमीटर है पहले से, ठीक है। 10 न्यूटन का बल लगाने से इसकी लंबाई में 1 मिलीमीटर बढ़ जाती है, ठीक है। ध्यान देना है हमें, F = क्या होता है, kx होता है, ठीक है। अब यहाँ से F वैल्यू पुट करेंगे 10, k की वैल्यू पुट करेंगे, k की वैल्यू हमें निकालनी है, सॉरी, तो k की वैल्यू हमें निकालनी है, x की वैल्यू दी हुई है 1 मिलीमीटर, तो 1 मिलीमीटर कितना होता है, इसको हम मीटर में चेंज करेंगे तो 10⁻³ से मल्टीप्लाई करेंगे जब मीटर में चेंज करेंगे तो। अब यहाँ से k हमने फाइंड कर लिया, यहाँ से 10⁻³ उधर जाएगा तो ये हो जाएगा 10⁻⁴, ठीक है, न्यूटन पर मीटर। ये आ गया आपका स्प्रिंग कांस्टेंट। ओके, अब स्प्रिंग कांस्टेंट निकालने के बाद में हमने क्या किया कि यहाँ पर हम U फाइंड कर सकते हैं, स्थितिज ऊर्जा या किया गया कार्य, ठीक है, एक ही वैल्यू आनी है, तो 1/2 k x², 1/2 k की वैल्यू पुट करेंगे 10⁻⁴,
एक्स स्क्वायर कितना 40 मिलीमीटर, तो 40 मिलीमीटर इसका हम स्क्वायर करेंगे 40 गुणा 10 की पावर -3, मीटर में चेंज हो गया। अब इसका स्क्वायर कर देंगे 1/2 मल्टीप्लाई 10⁴ मल्टीप्लाई 40 की मल्टीप्लाई करेंगे, स्क्वायर करेंगे 40 का, तो ये हो गया 16, ठीक है 1600 हो गया, और 10 की पावर -6 हो गया यहाँ पर, ठीक है। अब यहाँ पर 2 जीरो हैं, ये कट हो जाएंगे, तब यहाँ पर 10 की पावर -4 बचेगा, और 10 की पावर -4 इससे कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो गया कैंसिल, ठीक है। 2 से इसको डिवाइड कर सकते हैं, 2 8 16 हो गया, तो यहाँ पर आ जाएगा आपका 8 जूल, ठीक है। तो ऑप्शन इसमें आपका 8 करेक्ट होगा एकदम, ओके। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। एक स्प्रिंग जिसका स्प्रिंग नियतांक k है को x बराबर 0 से x बराबर x1 दूरी तक खींचा जाता है, संपादित कार्य होगा। तो इसको तो हमें पता है क्योंकि हमने ये थ्योरी में भी पढ़ा था, ठीक है। 0 से हम x1 के लिए उसको फाइंड करते थे स्थितिज ऊर्जा के लिए, तो क्या था W = 0 to x1 kx dx। तब यहाँ पर आता था x²/2, ठीक है। इसका इंटीग्रेशन क्या आएगा x²/2, और 0 से x1 इसकी लिमिट है। तब यहाँ पर ये आ गया 1/2 k, जब वैल्यू पुट करेंगे तो k x1² आएगा, ठीक है। तो ऑप्शन इसमें कौन सा करेक्ट हो जाएगा 1/2 k x1², ऑप्शन बी इसमें करेक्ट होगा, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 5 × 10⁻³ न्यूटन पर मीटर स्प्रिंग नियतांक की स्प्रिंग को सामान्य स्थिति से 5 सेंटीमीटर खींचा जाता है। इसे 5 सेंटीमीटर और खींचने के लिए आवश्यक कार्य होगा, ठीक है। अब सामान्य स्थिति दी हुई है, ठीक है। मान लिया हमने इस तरीके से एक स्प्रिंग है और उसमें हम यहाँ पर एक m द्रव्यमान का पिंड हमने बांध दिया। अब इसकी जो साम्य स्थिति है, सामान्य स्थिति, वो ये है, ठीक है, जहाँ पर x बराबर क्या है 0 है। अब साम्य स्थिति से उसको 5 सेंटीमीटर खींचा जाता है। मान लिया हमने यहाँ पहुँच गया, ठीक है। जब यहाँ पहुँच जाएगा तो इसमें कितना डिफरेंस होगा 5 सेंटीमीटर, ठीक है। अब कह रहे हैं कि 5 सेंटीमीटर और खींचा जाए। जब और खींचेंगे तो 5 सेंटीमीटर और विस्थापन हो जाएगा, ठीक है। नहीं तो देखते हैं इसके लिए क्या होगा। इसके लिए हम करेंगे W = 5 to 10 kx dx, ओके। तब यहाँ पर क्या होगा k/2 x² 5 to 10 k/2। अब यहाँ पर हमें याद रखना है कि यहाँ पर सेंटीमीटर में दिया हुआ है, और बल नियतांक किसमें न्यूटन पर मीटर में है। वैल्यू पुट करेंगे, x की वैल्यू यहाँ पर कितनी 10 सेंटीमीटर दिया है, तो 10 सेंटीमीटर वैल्यू पुट करेंगे। अब 10 को हम अगर मीटर में चेंज कर लें तो ज़्यादा अच्छा होगा। 10 को अगर हम मीटर में चेंज करेंगे तो ज़्यादा बढ़िया होगा। तो यहाँ पर 10 मल्टीप्लाई 10⁻², ठीक है। उसके बाद 5 मल्टीप्लाई 10⁻² स्क्वायर करेंगे, वैल्यू पुट कर सकते हैं 5 × 10⁻³ मल्टीप्लाई। अब यहाँ पर हम ये देखेंगे 10⁻² का स्क्वायर जब होगा तो 10⁻⁻4 हो जाएगा, और 10⁻⁻4 हम कॉमन ले सकते हैं, ठीक है। अंदर क्या आ जाएगा 10 का हम स्क्वायर करेंगे तो ये 100 हो गया, 5 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा 25, ठीक है। नहीं अब हम इसमें एक काम करेंगे, यहाँ पर 10⁻³ है और यहाँ पर 10⁻⁻4 है, ठीक है। इसको हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर 10⁻⁻1 बचेगा, तो 5/2 मल्टीप्लाई 10⁻⁻1 मल्टीप्लाई 75, ठीक है। अब ये 75 आ गया, 75 नीचे 2 भी है, तो एक काम करते हैं मल्टीप्लाई कर लेते हैं 5 की इसमें, 5 5 जा
25 हो गया, और 5 7 जो 35, 35 और 2 37, ठीक है। अब यहाँ पर 10 to the power -1 है, तो यहाँ पर पॉइंट लगा सकते हैं, और 2 से इसको डिवाइड कर लें। 2 से इसको डिवाइड करेंगे तो यह आ जाएगा आपका 18.75 न्यूटन मीटर, ठीक है। इसको न्यूटन मीटर में भी लिख सकते हैं, ऑप्शन में दिया हुआ है, ठीक है, और जूल में भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो ऑप्शन इसमें आपका सी बिल्कुल करेक्ट होगा। ओके, अगला क्वेश्चन करते हैं। किसी स्प्रिंग से बाहर लटकाने पर उत्पन्न खिंचाव x हो तो संचित ऊर्जा का मान होगा यदि स्प्रिंग का तनाव T एवं स्प्रिंग नियतांक Q हो। तब इसमें क्या हो सकता है, चेक करते हैं। ओके, तो बाहर लटकाते हैं, उसमें तनाव T उत्पन्न होता है, तो T = क्या हो जाएगा, kx होगा, और x यहाँ से क्या निकाल सकते हैं, T/K, ठीक है, T/K हो गया। तब यहाँ पर ऊर्जा का मान क्या होगा, स्थितिज ऊर्जा का 1/2 kx²। x की वैल्यू हम वहाँ से पुट कर सकते हैं, तो 1/2 k T/K², तब ये आ जाएगा T²/2k, ठीक है, T²/2k। ऑप्शन इसमें ए करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी वस्तु की स्थितिज ऊर्जा U = A - Vx², जहाँ x क्या है, विस्थापन है, से दी जाती है, कण पर कार्यरत बल का परिमाण है। अब यहाँ पर ये स्थितिज ऊर्जा दी हुई है, तो U = A - Bx²। यहाँ पर हम x के सापेक्ष अवकलन करेंगे, तो du/dx। अब du/dx किसके बराबर होता है, बल के बराबर, ठीक है, F के बराबर होगा। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, a का यहाँ पर 0 हो जाएगा अवकलन, और यहाँ पर आ जाएगा -2bx, ठीक है। तो F किस पर डिपेंड करेगा, x पर डिपेंड करेगा, ठीक है। तो ऑप्शन इसमें बी करेक्ट होगा, जो कि x के अनुक्रमानुपाती दिया हुआ है, ठीक है। अगला क्वेश्चन करेंगे। एक अणु के दो परमाणुओं के बीच स्थितिज ऊर्जा Ux = A/x⁻12 - B/x⁻6 सूत्र द्वारा दी जाती है, जबकि A और B धनात्मक अचर हैं तथा x परमाणुओं के बीच की दूरी है। परमाणु स्थायी साम्य में होगा जब, ठीक है, तो वैल्यू हमें फाइंड करनी है कि उसकी वैल्यू क्या होगी, परमाणुओं के बीच की दूरी क्या होगी, ठीक है नहीं। तो इसके लिए हम सबसे पहले करते हैं du/dx फाइंड करेंगे, ठीक है। इसके साथ x के सापेक्ष हम अवकलन करेंगे, तो du/dx = यहाँ पर क्या आएगा, -12a/x⁻13, ठीक है। यहाँ पर क्या होगा, अब यहाँ पर जब हम अवकलन करेंगे इसका, तो ऊपर आएगा -6, तो ये प्लस हो जाएगा, तो 6 लिख लेते हैं, 6v/x⁻7, ठीक है। अब du/dx क्या है, यहाँ पर होता है f, ठीक है, यहाँ पर क्या होता है, du/dx f होता है, और साम्य स्थिति पर स्थायी साम्य में f की वैल्यू क्या होती है, 0 होती है, तो 0 के इक्वल रख देंगे इसके लिए, तो -12a/x⁻13 प्लस 6b/x⁻7, ठीक है। वैल्यू फाइंड कर सकते हैं इनको वन साइड करके, 6 से इसको डिवाइड कर दें और नीचे x⁻7 से इसको डिवाइड कर दें, तब क्या होगा, -2a/x⁻6 प्लस b/1 = 0, ठीक है। बताया था हमने, यहाँ पर 6 से डिवाइड कर दें और बाद में x⁻7 से डिवाइड कर दें, तो ये आ जाएगा। तब यहाँ से हम लिख सकते हैं b = 2a/x⁻6, तो x⁻6 बराबर 2a/v, तो क्या हो जाएगा, x बराबर 2a/v, ठीक है, होल पावर 1/6, ठीक है। तो यहाँ पर हो गया ऑप्शन डी करेक्ट हो गया। ओके, अगला क्वेश्चन, एक हल्के तथा एक भारी पिंड के संवेग समान है, किसकी गतिज ऊर्जा अधिक होगी,
ठीक है, संवेग समान है, संवेग समान है तो गतिज ऊर्जा क्या होगी, तो P इज इक्वल टू क्या होता है, √2mE, यही होता है। अब संवेग यहाँ पर समान है, जब संवेग समान है तो क्या होगा, यहाँ पर E की वैल्यू जो होगी वो 1/m के अनुक्रमानुपाती होगी। ठीक है, जब 1/m के अनुक्रमानुपाती, तो m की वैल्यू अगर ज़्यादा होगी तो गतिज ऊर्जा कम होगी, और m की वैल्यू अगर कम है तो गतिज ऊर्जा ज़्यादा होगी। तो ऑप्शन इसमें ए करेक्ट होगा, हल्के पिंड की गतिज ऊर्जा अधिक होगी। ठीक है, नहीं, हल्के पिंड की गतिज ऊर्जा अधिक होगी। m1/m2 का द्रव्यमान के दो पिंडों की गतिज ऊर्जाएँ समान है। ठीक है, यदि P1/P2 क्रमशः उनके संवेग हों तो P1 P2 का मान तुल्य होगा। ओके, तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि P स्क्वायर ये होता है। ठीक है, अब यहाँ पर हम लिखेंगे कि उनकी गतिज ऊर्जाएँ समान है। यहाँ पर हम ये भी लिख सकते हैं P²/2m। ठीक है, जब गतिज ऊर्जाएँ समान हैं तो E की वैल्यू समान होने पर क्या होगा, संवेग जो होगा P अनुक्रमानुपाती होगा √m के। ठीक है, तो P1/P2 बराबर होगा m2/m1 के। ठीक है, नहीं, यही तो होगा। तब P1 और P2 का मान क्या होगा, m1/m2। ठीक है, नहीं, क्योंकि समानुपाती है तो m1/m2 होगा। तो ऑप्शन इसमें सी करेक्ट होगा, √m1/m2। 12 किलोग्राम का एक बम विस्फोट के पश्चात 4 किलोग्राम व 8 किलोग्राम के दो भागों में विभक्त हो जाता है। 8 किलोग्राम के पिंड का वेग 6 मीटर पर सेकंड है, तो दूसरे पिंड की गतिज ऊर्जा होगी। सबसे पहले देखते हैं कि एक 12 किलोग्राम का बम है, 12 kg का। अब ये पहले ब्राम में ही तो था, जब ब्राम में था तो 0 होगा इसका वेग। उसके बाद में जब वो फटता है तो ये दो भागों में टूट जाता है। ठीक है, दो भागों में टूट जाता है, 4 किलोग्राम और 8 किलोग्राम। ठीक है, नहीं, अब 8 किलोग्राम जो दिया हुआ है उसका वेग दिया हुआ है 6 मीटर पर सेकेंड। हमें 4 वाले का निकालना है, तो 4 वाले का निकाल सकते हैं। क्या होगा, mb इज़ इक्वल टू m1v1 प्लस m2v2। ठीक है, संवेग संरक्षण के नियम से देखेंगे तो यहाँ पर 0 हो जाएगा, और ये m1v1 तो वैल्यू पुट करेंगे 4v1 प्लस 8v2 की वैल्यू 6 है, तो यहाँ पर 4 से डिवाइड करेंगे, 4 दूनी 8, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं v1 की वैल्यू 6 दूनी 12 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, अब यहाँ पर ये माइनस आ रहा है, तो माइनस चिन्ह ये दर्शा रहा है कि इनकी जो गति हैं वो विपरीत हैं, एक दूसरे के विपरीत ये जो है गतिशील हैं। अब यहाँ पर गतिज ऊर्जा निकालेंगे दूसरे पिंड की। दूसरे पिंड की गतिज ऊर्जा क्या होगी, 1/2 mb² होता है, तो 1/2 4 पुट कर दिया, b की वैल्यू 12 स्क्वायर करेंगे, 2 दूनी 4, 12 का स्क्वायर करेंगे कितना हो जाएगा, 144 गुणा 2, कितना आ गया 288 जूल। तो ऑप्शन इसमें डी करेक्ट हो गया, 288 जूल। बंदूक की एक गोली एक तख्ते को पार करते समय अपने वेग का 1/20वां भाग खो देती है। गोली को ठीक ब्राम में लाने के लिए तख्तों की न्यूनतम संख्या क्या होनी चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करते हैं कि वो अपने गति का अपने वेग का 1/20वां भाग खो देती है। ठीक है, तो हम देखेंगे तीसरे नियम से गति के, v² इज इक्वल टू u²। ठीक है, अब यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर मंदन हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर आएगा माइनस का 2as। ठीक है, माइनस का 2as आएगा। अब यहाँ पर u कितना था, ठीक है, जो प्रारंभिक वेग था उसका उसने 1/20वां भाग खो दिया, तब यहाँ पर v कितना हो जाएगा, b यहाँ पर हो जाएगा 19/20
19/20 EU, ठीक है, यही तो होगा। और यहाँ पे यू स्क्वायर माइनस का 2AS, ओके, माइनस का 2AS हो गया। अब यहाँ से हम निकालेंगे 2AS, तो ये हो जाएगा यू स्क्वायर माइनस 19 का स्क्वायर करेंगे 361, 20 का करेंगे 400, यू स्क्वायर यहाँ से फाइंड कर सकते हैं। 400 माइनस 361, 400 माइनस 361/400, तब यहाँ पर आ गया 39/400 यू स्क्वायर, ठीक है, 2AS। समीकरण इसको फर्स्ट ले लेते हैं, ठीक है। गोली को ठीक ब्राम में लाने के लिए तख्तों की न्यूनतम संख्या क्या होनी चाहिए। अब उसको ब्राम में लाने के लिए क्या संख्या होनी चाहिए, इसको देखते हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, B 0 हो जाएगा, तीसरे समीकरण से देखेंगे। और यहाँ पर V स्क्वायर माइनस 2AS, सॉरी NS, ठीक है। अब N यहाँ पर क्या है, N यहाँ पर है तख्तों की संख्या, ठीक है, तख्तों की संख्या है N। अब यहाँ से हम फाइंड करेंगे V स्क्वायर अपॉन 2AS इज इक्वल टू N, ठीक है। तो N इज इक्वल टू B स्क्वायर अपॉन 2AS, ठीक है, आया समझ में। अब यहाँ पर हम देखेंगे कि जो हमने वैल्यू फाइंड की थी, यहाँ पर जो वैल्यू फाइंड की थी हमें 39/400, 39/400 यू स्क्वायर। अब यू स्क्वायर यहाँ पर क्या है, उसकी वैल्यू हम यहाँ पर पुट करेंगे। तो B स्क्वायर की जगह पुट करते हैं इसको 39 यू स्क्वायर अपॉन 400 अप टू AS, ओके, सॉरी B स्क्वायर तो ऊपर है ना, तो B स्क्वायर ये है, तो ये हो गया आपका यू स्क्वायर से यू स्क्वायर कैंसिल हो गया। और 2AS की वैल्यू कितनी आ गई, 39/400, इसको हम ऊपर ले जाएंगे तो 400/39, ठीक है। नहीं, ये हमने 2AS की तो वैल्यू पुट करी है यहाँ पर, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 400 को जब हम 39 से डिवाइड करेंगे, तो 39 से जब डिवाइड करेंगे तो ये आएगा 11 पॉइंट, ठीक है, 11 पॉइंट कुछ आ जाएगा। तो 11 पॉइंट कुछ है, और ऑप्शन में क्या दिया हुआ है, 11 दिया हुआ है, तो ऑप्शन C इसमें करेक्ट होगा, ठीक है, जो कि 11 दिया हुआ है। तख्तों की संख्या कितनी होगी, न्यूनतम संख्या 11 होगी। अगला क्वेश्चन, 1 ग्राम व 4 ग्राम के 2 पिंड समान गतिज ऊर्जा से गति कर रहे हैं, इनके रेखीय संवेगों की निष्पत्ति होगी। अगर रेखीय संवेग की निष्पत्ति क्या होगी, ठीक है, समान गतिज ऊर्जा से कर रहे हैं, तो P/P2, गतिज ऊर्जाएँ समान हैं, तो क्या होगा, इनके द्रव्यमानों के अंडर रूट के अनुपात के बराबर होगा। वैल्यू पुट कर देंगे। M1 कितना दिया हुआ है, 1, ठीक है, दोनों ग्राम में दिए हुए हैं, तो अनुपात में चेंज करने की कोई ज़रूरत नहीं है, तो यह आ जाएगा आपका 1/2, तो 1:2, ऑप्शन C इसमें बिल्कुल करेक्ट होगा, रेखीय संवेग की निष्पत्ति। यदि किसी पिंड की गतिज ऊर्जा 300% बढ़ा दी जाए तो उसके संवेग में वृद्धि होगी। अब गतिज ऊर्जा बढ़ा रहे हैं 300%, तो संवेग में वृद्धि क्या होगी ये देखते हैं। ये होता है आपका P स्क्वायर अनुक्रमानुपाती E, यही तो होता है। अब हम गतिज ऊर्जा को बढ़ा दे रहे हैं 300%, तो E डैश जो है वो कर दिया हमने E प्लस 300/100 गुणा E, कैंसिल करेंगे तो 3E और E कितना हो गया, 4E, ठीक है। जब ये 4E हो गया तब वहाँ पर क्या आएगा, तब वहाँ पर 4E, तो P स्क्वायर, ठीक है, P स्क्वायर P1 स्क्वायर अपॉन P2 स्क्वायर इज इक्वल टू, पहले E था, बाद में कितना हो गया 4E, ठीक है, E से E कैंसिल कर सकते हैं, और P2 यहाँ पर कितना हो गया, P2 स्क्वायर,
4p1 तो p2 कितना आ गया 2p1। जब 2p1 आ गया तो इसमें प्रतिशत वृद्धि क्या होगी, इसका मतलब इसमें 1 जुड़ रहा है, तो p प्लस p होगा तभी तो 2p होगा। तो इसका मतलब ये है कि p2 माइनस p1 अगर हम वृद्धि निकालेंगे, प्रतिशत वृद्धि गुणा 100 बराबर कितना हो जाएगा 1/1 गुणा 100, तो ये आ गया आपका 100%। ठीक है, तो उसके रेखीय संवेग में कितनी वृद्धि होगी, 100% की वृद्धि होगी। ऑप्शन ए इसमें करेक्ट होगा। एक हल्के एवं भारी पिंड की गतिज ऊर्जाएं समान है तो संवेग अधिक होगा। जब गतिज ऊर्जाएं समान हैं तो क्या होता है, ये होता है ना, तो यहाँ पर जिसका द्रव्यमान अधिक होगा उसका संवेग अधिक होगा। तो संवेग किसका अधिक होगा, भारी पिंड का। ठीक है, जो भारी होगा उसका संवेग अधिक होगा क्योंकि द्रव्यमान पर निर्भर कर रहा है। ठीक है, तो द्रव्यमान जिसका ज़्यादा होगा वही उसका संवेग ज़्यादा होगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, यदि रेखीय संवेग 50% बढ़ा दिया जाए। ठीक है, आप रेखीय संवेग को बढ़ा रहे हैं हम 50%, 50 दूनी कितना हो गया, या 3p/2। ठीक है, 3p/2 हो गया, या फिर इसको हम लिख सकते हैं 1.5p। ठीक है, तो गतिज ऊर्जा बढ़ जाएगी। तो E = क्या होता है, p²/2m। तो m यहाँ पर कांस्टेंट रह रहा है। अब p यहाँ पर स्क्वायर कर दें तो 1.5 का स्क्वायर कितना आ जाएगा 2.25। ठीक है, 2.25 आएगा। जब 2.25 आएगा तो इसमें कितने की वृद्धि हो रही है, 1.25 की। तो 1.25 की वृद्धि हो रही है, इसका मतलब क्या है, 100 से इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, ये आ जाएगा आपका 125%। तो 125% की यहाँ पर वृद्धि हो रही है। तो ऑप्शन यहाँ पर कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन सी इसमें बिल्कुल करेक्ट होगा। यदि किसी कण की गतिज ऊर्जा दोगुनी कर दी जाए तो इसका संवेग होगा। जब गतिज ऊर्जा दोगुनी करेंगे, यही तो होता है, p² = × 2m, ये होता है ना। जब गतिज ऊर्जा को हम दोगुना कर रहे हैं, अगर हम गतिज ऊर्जा को दोगुना करेंगे तो यहाँ पर संवेग जो होगा √2 हो जाएगा। तो ऑप्शन इसमें डी करेक्ट होगा। यदि किसी पिंड की गतिज ऊर्जा में 0.1% की वृद्धि होती है तो संवेग में प्रतिशत वृद्धि होगी। ठीक है, तो संवेग में प्रतिशत की वृद्धि कितनी होगी, p में प्रतिशत वृद्धि कितनी होगी, 1/2.1%। इसको डिवाइड कर देंगे, कितना आ जाएगा 0.05%। ठीक है, क्योंकि ये वैल्यू बहुत कम है। जब वैल्यू ये बहुत कम है तो इसीलिए हमने इसको डायरेक्ट लिख दिया। ठीक है, 2 से हम इसको डिवाइड कर सकते हैं। कहाँ से आया ये आया आपका p² होता है इस तरीके से। तो यहाँ पर p = √e होगा। अब इसको हम द्विपद प्रमेय से, जो बाइनोमियल थ्योरम होती है, उससे हम क्या कर लेते हैं, 1/2 बाहर आ जाता है और e, इस तरीके से हम इसको फाइंड कर सकते हैं। तो ऑप्शन इसमें कौन सा करेक्ट हो गया, ऑप्शन ए। 2 असमान द्रव्यमानों m1 तथा m2 के पिंडों के संवेग बराबर हैं तो उनकी गतिज ऊर्जाएं का अनुपात है। जब उनके संवेग बराबर हैं, ठीक है, तो गतिज ऊर्जाएं किसके अनुपात में होंगी, इस तरीके से होता है। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, E1/E2 m2/m1। ठीक है, तो m2/m1 कौन सा है, C। B वेग से गतिशील m द्रव्यमान का एक गोला एक रेत के लटके हुए बोरे में घुसकर रुक जाता है। यदि बोरे का द्रव्यमान m है और h ऊंचाई तक उठता है तो गोले का वेग था। ठीक है, इस तरीके से कोई बोरा लटका हुआ है, ठीक है, और एक गोला जो है उसमें टकराता है आकर के, उसका वेग कितना है, v है, और ये m द्रव्यमान का, और ये कैपिटल M द्रव्यमान का बोरा है। तब इसमें देखेंगे संवेग संरक्षण के नियम से, तो mb जो होगा = होगा, बाद में ये धंस गया इसमें जाके, जब धंस जाएगा तो कितना हो जाएगा, m + कैपिटल M टोटल द्रव्यमान हो गया। उसके बाद में हमें इसका वेग फाइंड करना है, तो b' = क्या हो गया, mb/m + कैपिटल M। ठीक है, अब ये वेग किसका हो गया, बोरे का वेग हो गया। ठीक है, अब वो h ऊंचाई तक उड़ता है,
मान लिया वो इस तरीके से वो हिलता है और वो यहाँ तक उड़ जाता है, तो h इसकी ऊंचाई कितनी हो गई है। तब यहाँ से हम ऊर्जा संरक्षण के नियम से करेंगे। तो ऊर्जा संरक्षण के नियम से क्या होगा, प्रारंभिक स्थिति में कुल ऊर्जा इस पॉइंट पर क्या होगी, उसका कुछ वेग है तो गतिज ऊर्जा होगी, प्रारंभिक गतिज ऊर्जा, लेकिन स्थितिज ऊर्जा नहीं होगी क्योंकि ऊंचाई वहाँ पर 0 है। तब यहाँ पर लेंगे 1/2 mv² इज इक्वल टू m प्लस कैपिटल M, ठीक है, टोटल द्रव्यमान लेंगे gh, ठीक है, इस पॉइंट पर स्थितिज ऊर्जा, और यहाँ पर वेग क्या होगा, 0 होगा, तो गतिज ऊर्जा नहीं होगी। अब यहाँ से फाइंड कर सकते हैं, यहाँ पर जो m दिया हुआ है वो m प्लस कैपिटल M होगा, ठीक है, तो m प्लस कैपिटल M अपॉन 2, v की वैल्यू पुट कर सकते हैं यहाँ से, mv अपॉन m प्लस स्मॉल m इज इक्वल टू m प्लस कैपिटल M gh। इससे हम कैंसिल कर सकते हैं इसको। अब यहाँ से हम b फाइंड करेंगे तो b इज इक्वल टू आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पर स्क्वायर है, क्योंकि हम सबका स्क्वायर कर रहे हैं ना, जब b का स्क्वायर करेंगे तो उसमें सब जो वैल्यू है उसकी स्क्वायर करेंगे, तो b इज इक्वल टू क्या आएगा यहाँ पर, m प्लस स्मॉल m अपॉन m, ये 2 इधर जाएगा इसकी मल्टीप्लाई में, तो हो जाएगा √2gh, ठीक है नहीं। तो ऑप्शन इसमें ए बिल्कुल करेक्ट होगा। यदि एक हल्के पिंड द्रव्यमान m1 तथा वेग v1 तथा एक भारी पिंड m2 तथा वेग v2 दोनों की गतिज ऊर्जाएं समान है। जब गतिज ऊर्जाएं समान है तो क्या होगा, गतिज ऊर्जाएं जब समान है तो यहाँ पर P बराबर होता है 2me। तो P किस पर डिपेंड कर रहा है, √m पर। जब √m पर डिपेंड कर रहा है तो जिसका द्रव्यमान ज़्यादा होगा उसी की गतिज ऊर्जा ज़्यादा होगी, सॉरी उसी का संवेग ज़्यादा होगा, ठीक है नहीं, तो उसी का संवेग ज़्यादा होगा। तब यहाँ पर हम देखेंगे द्रव्यमान m वैसे भी दिया हुआ है, जो द्रव्यमान m1 जो है वो हल्का है और m2 भारी है, ठीक है, m2 भारी है, तब क्या होगा, इसका संवेग भी ज़्यादा होगा, ठीक है। तो ऑप्शन इसमें कौन सा सही हो गया, ऑप्शन यहाँ पर डी करेक्ट हो गया, m2v2 ग्रेटर देन m1 v1। ओके, आगे देखेंगे। इस चित्र में दिया हुआ है दर्शाए रहित अनुसार घर्षण रहित पथ ABCDE का अंतिम भाग वृत्तीय लूप बनाता है जिसकी त्रिज्या r है। यदि बिंदु A की ऊंचाई h बराबर 5 सेंटीमीटर है तो वृत्त की अधिकतम त्रिज्या r क्या होगी जिससे बिंदु A से छोड़ा गया है। एक पिंड फिसलकर वृत्ताकार लूप का चक्कर लगा ले, ठीक है, इस लूप का जो है वो कंप्लीट एक चक्कर लगा ले, ठीक है। तब इसमें देखते हैं क्या होगा, ठीक है। तो ऊर्जा संरक्षण के नियम से देखेंगे सबसे पहले पॉइंट A से, ठीक है। तो पॉइंट A पर क्या होगी ऊर्जा, पॉइंट A पर mgh, ठीक है, स्थितिज ऊर्जा mgh, लेकिन यहाँ पर गतिज ऊर्जा 0 होगी क्योंकि यहाँ पर वेग 0 है, ब्राह्म में है। जब यहाँ से छोड़ा जाता है तब बिंदु B पर देखेंगे, तो बिंदु B पर क्या होगा, 1/2 mv², m से m कैंसिल कर सकते हैं, ठीक है। तो v² इज इक्वल टू क्या आ गया, 2gh, ठीक है। तो b बराबर √2gh। अब b बराबर √2gh आ गया। अब यहाँ पर ये कह रहा है कि कितना वेग होना चाहिए, यहाँ पर सॉरी कितनी त्रिज्या होनी चाहिए अधिकतम कि ये कंप्लीट एक चक्कर लगा ले वृत्त का। तो हमने वृत्तीय गति में पढ़ा था ऊर्ध्व वृत्त में गति, तो ऊर्ध्व वृत्त में गति जब हमने पढ़ी थी तो यहाँ पर देखा था हमने B पॉइंट पर सबसे निम्नतम बिंदु पर वेग कितना होना चाहिए जिससे वो जिस वेग से वो चले और वो एक वृत्ताकार गति कंप्लीट कर ले, एक चक्कर पूरा कर ले, तो वो होता था √5gl। तो √5gl क्या होता था, l यहाँ पर लंबाई होती थी, ठीक है, डोरी की, तो यहाँ पर क्या है त्रिज्या r बराबर √2gh, ठीक है, दोनों तरफ स्क्वायर कर देंगे तो 5 × g की वैल्यू 10, r हमें फाइंड करना है तो यहाँ पर 2
ठीक है, यहाँ पर g, ठीक है 10 वैल्यू पुट कर दो, h 10 से 10 कैंसिल हो गया, और यहाँ पर h की वैल्यू यहाँ पर 5 दी हुई है तो वैल्यू 5 पुट कर देंगे h की, 5 से 5 कैंसिल हो गया, r की वैल्यू आ गई 2 सेंटीमीटर। तो ऑप्शन यहाँ पर डी आपका बिल्कुल करेक्ट हो गया। आगे देखते हैं, यदि पिंड की गतिज ऊर्जा प्रारंभिक मान की 4 गुनी हो जाए तब इसका संवेग क्या होगा। अब गतिज ऊर्जा बता रहे हैं कि P, अब गतिज ऊर्जा कितनी 2 गुनी हो जाए, सॉरी 4 गुनी हो जाए। जब गतिज ऊर्जा अगर 4 गुनी कर देंगे, 4 गुनी कर देंगे तो 4 का स्क्वायर रूट कितना आएगा, 2 आएगा। जब 2 आएगा तो ये कितना हो जाएगा, 2p गुना हो जाएगा, ठीक है p डैश। तो ऑप्शन किसमें, इसमें ए करेक्ट हो जाएगा, प्रारंभिक मान का 2 गुना हो जाएगा इसका संवेग। ओके, आगे देखेंगे, यदि पिंड की गतिज ऊर्जा 22% बढ़ा दी जाए तो उसके संवेग में वृद्धि होगी। अब गतिज ऊर्जा 22% बढ़ाई जा रही है तो गतिज ऊर्जा ई डैश बराबर ई प्लस 22 कितना हो गया, ये 1.22 ई हो गया, ठीक है 1.22 ई। अब इसमें क्या करेंगे, 1.22 ई इसका हम स्क्वायर रूट करेंगे, ठीक है, क्योंकि p जो होता है क्या होता है, अंडर रूट ई होता है, ठीक है। तो इसका स्क्वायर रूट कर लो, 1.22 का अगर स्क्वायर रूट करेंगे कितना आ जाएगा, 11 121 करेंगे तो 1.1, ठीक है 11 121 के बराबर आएगा, तो 1.1 हो जाएगा, ये 1.1 p होगा, ठीक है। अब इसमें डिफरेंस करेंगे तो ये 1 से कितना ज़्यादा है, 0.1 ज़्यादा है। जब 0.1 ज़्यादा है तो कितना हो जाएगा, 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर आ गया ये 10%, ठीक है। ये एक बेहतर ट्रिक है, इससे हम सारे क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, खास तौर से परसेंटाइल वाले अगर इस तरीके के क्वेश्चन दिए हुए हैं, ठीक है। गतिज ऊर्जा और संवेग में वृद्धि वाले अगर क्वेश्चन दिए हैं तो इस तरीके से हम सॉल्व कर सकते हैं। ओके, तो ये थे हमारे 25 क्वेश्चन। आगे की 25 क्वेश्चन हम अगली वीडियो में करेंगे, इसमें हमें टॉप 50 क्वेश्चन कंप्लीट करने हैं। ओके, तो आज की वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।